हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकल्प कुमार और आप हैं मेरे YouTube चैनल अथर्व क्लासेस में मेरे साथ। आज मैं आप लोगों के लिए वेबर का औद्योगिक औषधि सिद्धांत के संदर्भ में अपना चौथा लेक्चर लेकर के आया हूं। इसके पहले के 3 लेक्चर की वीडियो YouTube पर पड़ चुकी हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने वेबर के औद्योगिक औषधि सिद्धांत के संदर्भ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरे लेक्चर में हमने परिवहन लागत और तीसरे लेक्चर में श्रम लागत पर हमने चर्चा किया था। यह चौथा लेक्चर जो है एकत्रीकरण के प्रभाव पर आधारित है। वेबर महोदय ने कारखानों की स्थापना में श्रम की तरह एकत्रीकरण के प्रभाव को भी महत्व दिया था। इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि अगर सर्वोत्तम बिंदु है जहां पर उद्योग या इंडस्ट्री लगाना श्रेयस्कर है, जहां से हमें कम परिवहन लागत खर्च करना पड़ेगा, उस स्थान से हट करके हम श्रम वाले स्थान पर भी लगा सकते हैं। लेकिन इस स्थान से हटने पर जो परिवहन लागत में जितनी वृद्धि होगी, वहां श्रम से हमें उतनी बचत या उससे अधिक बचत होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने एकत्रीकरण के प्रभाव को भी दर्शाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा था कि श्रम की तरह एकत्रीकरण के प्रभाव को भी महत्व दिया जाता है। इसके संदर्भ में कहा था कि किसी उद्योग के स्थान विशेष या क्षेत्र में केंद्रित हो जाने से क्षेत्र को उत्पादन के कुछ लाभ प्राप्त हो जाते हैं। अगर कहीं पर कोई उद्योग अगर स्थापित हो जाता है तो उस क्षेत्र को कुछ लाभ प्राप्त हो जाते हैं। वो लाभ जो है रोजगार के रूप में हो सकता है, कच्चे सामग्री के खपत के रूप में हो सकता है, या उत्पादित वस्तु उस क्षेत्र को सस्ते दामों पर मिल जाती है, सुलभ रहती है। ये इस प्रकार के कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं कि जिससे उत्पादन लागतें कम हो जाती हैं। उत्पादन लागत क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उस क्षेत्र के जो भी कच्चे माल होंगे या उस क्षेत्र में जो भी लोग होंगे उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वह उत्पादन की कुछ लागतें कम हो जाती हैं। तथा आगे कह रहे हैं कि जिन उद्योगों का उत्पादन लागत में निर्माण व्यय अधिक होता है उनमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। कह रहे हैं कि उत्पादन लागत में निर्माण व्यय अर्थात कि उस वस्तु को निर्मित करने में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, और अगर यह अधिक हो रहा है, निर्माण व्यय अगर अधिक हो रहा है तो उनमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। अर्थात वे उद्योग क्या होते हैं, किसी उद्योग के पास ही लगते हैं, या उसी टाइप का उद्योग है, किसी भिन्न प्रकार का उद्योग है, तो सभी उद्योग एक जगह केंद्रित होते हैं। जैसे आप देखते होंगे बड़े नगरों में उद्योग लगते चले जा रहे हैं, छोटे नगर जो है कि उद्योग से अभी भी वंचित हैं। कारण क्या है कि वहां पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जा रही है। वह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहां परिवहन के साधन हैं, वहां पर उसके विक्रय की बाजार है या उसके बेचने की बाजार है, वहां पर श्रम उनको मिल जा रहा है सुलभ रूप से। ठीक है, विद्युत आपूर्ति हो, ठीक, ये सारी सुविधाएं मिलती है, इसलिए उद्योग वहीं पर आपके केंद्रित होते चले जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जिन उद्योगों का उत्पादन लागत में निर्माण व्यय अधिक होता है उनमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो 2 कारकों पर निर्भर करती है। उन्होंने 2 कारक बताए। पहला इन्होंने बताया कि उत्पादन निर्देशांक, और दूसरा कहा इन्होंने स्थानीयकरण भार। उत्पादन निर्देशांक से तात्पर्य क्या कि उत्पादन में कुल कितनी लागत लग रही है, तथा स्थानीयकरण भार से तात्पर्य क्या कि उस वस्तु को ढोलने में या उत्पादित वस्तु को ढोलने में या बाजार भेजने में कितना परिवहन खर्च किया जा रहा है, या कच्चे सामग्री को उस उद्योग तक मंगाने में कितना पैसा लगाया जा रहा है या कितना खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के सापेक्षिक संबंध, उत्पादन निर्देशांक और स्थानीयकरण भार के सापेक्षिक संबंध के आधार पर वेबर ने निर्माण गुणक ज्ञात किया। निर्माण गुणक के बारे में बताते हैं कि निर्माण गुणक स्थानीयकरण भार में निर्माण लागत का अनुपात है। जैसे कोई वस्तु का दाम अगर किसी वस्तु का दाम अगर 10 रुपया है और उसमें स्थानीयकरण जो भार आपके हो रहा है यह 5 रुपया, और स्थानीयकरण भार 5 रुपया तथा उत्पादन व्यय जो आ रहा है, उत्पादन व्यय जो आ रहा है यह 5 रुपया आ रहा है, अर्थात कुल मिला के 10 रुपया। अर्थात इसमें जो सापेक्षिक संबंध है, एक संबंध है 1 का है। और ये कह रहे हैं कि यह निर्माण गुणक अगर अधिक होता है, अर्थात निर्माण गुणक में अंतर अगर इस स्थानीयकरण भार और उत्पादन व्यय में अगर अंतर अधिक आता है, अगर ये 1 संबंध है 5, 2 संबंध है
साथ या कुछ और आता है, अगर यह अंतर बढ़ता है तो कह रहे हैं कि निर्माण गुणक अधिक होने पर औद्योगिक केंद्रीकरण अधिक होता है। जब भी निर्माण गुणक बढ़ेगा तो उस उद्योग में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात वे सारे उद्योग एक ही जगह पर स्थापित होना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं कि इन्होंने उद्योग स्थापना में श्रम प्रभाव की तरह एकत्रीकरण को भी महत्व दिया तथा एकत्रीकरण के 3 प्रकार बताए। इन्होंने एकत्रीकरण के 3 प्रकार बताए। पहले उन्होंने कहा कि कारखाने के विस्तार से जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन लाभ होगा, अर्थात अगर कारखाना अगर बढ़ता चला जाता है या कारखाने बढ़ते चले जाते हैं तो उससे जो है कि उत्पादन लाभ हमें बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वहां पर जो सुविधाएं होंगी वह आपके जो है बढ़ती चली जाएंगी। परिवहन की सुविधाएं होंगी, श्रम की सुविधाएं होंगी, कच्चे माल की वहां पर आपूर्ति हो जाया करेगी आसानी से, और कारखाना अगर बड़ा होता जा रहा है तो लाभ बढ़ता चला जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि एक ही उद्योग के कई कारखाने एक स्थान पर लगने से तकनीकी व उत्पादित वस्तु के विक्रय संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कपड़ा उद्योग अगर है और सारे कपड़े उद्योग क्या हो रहे हैं कि एक ही जगह पर आपके अगर स्थापित होते चले जा रहे हैं तो वहां पर तकनीकी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि वहां के उसके जो कल पुर्जे होंगे, जो उसके टेक्नीशियन होंगे वो वहां पर आसानी से मिल जाएंगे, तथा जो वहां पर वस्तु बन करके तैयार होगी या उत्पादित जो वस्तु होगी उसके लिए एक विक्रय संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी कि वहां पर लोग उस वस्तु को खरीदने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर प्रतिस्पर्धा होगी किस कंपनी के या किस उद्योग के जो कपड़े हैं वो अच्छे हैं या सस्ते हैं, तो इससे जो है कि विक्रय संबंधी सुविधाएं भी वहां प्राप्त होंगी। और तीसरा उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के उद्योग एक स्थान पर एकत्रित होने के कारण सामान्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सामान्य सुविधाओं से तात्पर्य क्या कि वहां पर अगर कई एक उद्योग अगर स्थापित हो जाते हैं तो कुछ उद्योग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे उद्योग से बनी हुई वस्तु पर आधारित होते हैं, तो उनके लिए वो कच्चे सामग्रियां उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरी बात की परिवहन की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी, वहां पर लोगों का वस्तुओं को बनी हुई वस्तुओं को मार्केट तक भेजने या कच्ची सामग्री को वहां तक मंगाने के लिए जो है कि आपके जो है कि परिवहन की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हम जो है कि तापीय विद्युत गृह की अगर हम बात करें, थर्मल पावर की अगर हम बात करें, तो जहां पर ये होते हैं वहां पर सीमेंट उद्योग वगैरह आपके आसानी से लगाए जा सकते हैं। जिस कोयले का वो इस्तेमाल करते हैं तापगृह में, उसकी जो राख होती है वह सीमेंट उद्योग में उपयोग में लाई जाती है, और उस कोयलों को मंगाने के लिए जो रेलवे ट्रैक वगैरह बिछाए जाते हैं उसी से सीमेंट उद्योग के लिए जो है भी चूना पत्थर वगैरह आसानी से दूर से मंगाए जा सकते हैं, तो परिवहन जैसी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। वेबर महोदय ने संभावित एकत्रीकरण के क्षेत्र को इन्होंने बताया। इन्होंने चित्र में 3 स्थानीयकरण त्रिभुज बताए हैं। ये स्थानीयकरण त्रिभुज देखिए, अ, ब और स, ये स्थानीयकरण त्रिभुज है। स्थानीयकरण त्रिभुज का इन्होंने जिक्र परिवहन लागत में इन्होंने किया था कि उस अगर 2 कच्ची सामग्रियां हो और एक अगर बाजार हो तो जो स्थानीयकरण त्रिभुज बनेगा उसमें उद्योग कहां पर स्थापित होगा, तो वह उसके बीच में इन्होंने बताया था। तो देखिए इस त्रिभुज में एक ऐसा बिंदु है जो सर्वोत्तम बिंदु है जहां पर उद्योग स्थापित करने से हमें लाभ प्राप्त होगा या परिवहन लागत जो है कम खर्च करना पड़ेगा, जिससे लाभ प्राप्त होगा। तो इन तीनों त्रिभुजों के केंद्र बिंदु अर्थात इन तीनों त्रिभुजों के जो सर्वोत्तम बिंदु है उनको केंद्र मान करके जो है कि आइसोडा पेन खींचा गया है, जिसका मान जो है 6 रखा गया है। अर्थात ये 3 प्रकार के जो उद्योग आपके स्थापित हो रहे हैं, ये 6 मान के आइसोडा पेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अर्थात इन तीनों उद्योगों को हम एक इस बीच वाले भाग में भी स्थापित कर सकते हैं जो एकत्रीकरण को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही सर्वोत्तम बिंदु से हम यहाँ पर हट करके यहाँ पर हम स्थापित करेंगे, परिवहन लागत बढ़ जाएगा, लेकिन उतना एकत्रीकरण से जो उत्पादन लाभ होगा वह 6 इकाई परिवहन खर्च के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। तो हम जो है कि उस उद्योग को यहाँ पर एकत्रित कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि
केंद्रीकरण में निरंतर वृद्धि होने से लाभ भी बढ़ता जाता है। अगर सभी उद्योग अगर इसी क्षेत्र में आकर के स्थापित होने लगेंगे तो लाभ जो है कि बढ़ता चला जाता है, क्योंकि परिवहन की सुविधाएं, श्रम, कच्ची सामग्री सब वहां पर बहुत ही सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि निरंतर वृद्धि होने से लाभ भी बढ़ता जाता है, किंतु एक स्थिति में स्थिर भी हो जाता है तथा लाभ में भी कमी होती जाती है, क्योंकि स्थानीयकरण क्रम में वृद्धि जाती है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि उस के बाद अगर एकत्रीकरण हो रहा है तो वह लाभ कम होता जाता है, क्योंकि उस जमीन की वैल्यू या वहां पर जो स्थानीय कर है या चुंगी है या जो टैक्स वगैरह है वहां पर बढ़ता चला जाता है, अर्थात अब लाभ क्या होगा, कम होने लगेगा, अर्थात एक सीमा तक ही केंद्रीकरण होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि एकत्रीकरण से लाभ तभी होगा जब एक साथ कई उद्योगपति एक स्थान पर उद्योग स्थापित करने का निर्णय ले। कह रहे हैं कि एकत्रीकरण से लाभ की हम कल्पना तभी कर सकते हैं जब कई एक उद्योगपति मिलकर के निर्णय लें कि हम सभी लोग उद्योग एक स्थान पर लगाएंगे, तभी लाभ जो है संभव हो सकेगा। इस प्रकार वेबर महोदय ने उद्योगों के स्थापना के तीनों कारकों परिवहन, श्रम और एकत्रीकरण की व्याख्या के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि उद्योग के स्थानीयकरण में परिवहन खर्च के सामान्य स्तर का प्रभाव नहीं, बल्कि विभिन्न स्थानों के सापेक्षिक परिवहन खर्च का ही प्रभाव पड़ता है, अर्थात विभिन्न स्थानों पर हमें अलग अलग परिवहन खर्च देना पड़ता है। दूसरी बातें बताते हैं कि उद्योग मिश्रित पदार्थ वाली कच्ची सामग्री की ओर आकर्षित होता है, जो सदैव सही नहीं होता है। मिश्रित पदार्थ के संदर्भ में बताया था कि मिश्रित पदार्थ वे कच्ची सामग्रियां होती हैं जिनका वजन उत्पादन प्रक्रिया में घट जाता है। तो ऐसी दशा में उन्होंने बताया था कि जो उद्योग होगा वह मिश्रित पदार्थ से या मिश्रित पदार्थ या कच्ची सामग्री की तरफ होगा, आपके मिश्रित कच्ची सामग्री की तरफ होगा, क्योंकि हमें जो है कम वजन की कच्ची सामग्री का परिवहन करना पड़ेगा। तो यह दशाएं हमेशा सत्य नहीं होती हैं। तीसरी बात जो बताया था कि स्थानीयकरण त्रिभुज के अंतर्गत उद्योग अधिक भार वाली कच्ची सामग्री की ओर स्थापित होता है। त्रिभुज में कहा गया था कि अगर कोई कच्ची सामग्री अगर वजन वाली है तो हम उद्योग को उसके तरफ थोड़ा आकर्षित कर देते हैं, या उद्योग को हम उसके तरफ थोड़ा सा झुकाव लेकर के आपके स्थापित करते हैं। और चौथा ने कहा कि जिन उद्योग में पदार्थ सूचकांक अधिक होता है वे कच्ची सामग्री के स्रोत की ओर, जबकि कम होने पर बाजार की ओर आकर्षित होती है। पदार्थ सूचकांक संदर्भ में क्या बताया था कि जो उत्पादित वस्तु और कच्ची सामग्री के वजन के सापेक्ष बताया गया था पदार्थ सूचकांक को, कि अगर किसी वस्तु को बनाने में जो पदार्थ शुद्ध है अर्थात उसी के वजन के बराबर अगर उत्पादित वस्तु बन रही है तो उसका पदार्थ सूचकांक 1 होगा, और वह अगर कच्ची सामग्री अगर ज्यादा वजन की है और उत्पादित वस्तु कम वजन की बन रही है, या कह देते हैं कि जो कच्ची सामग्री है वो मिश्रित है और उत्पादित वस्तु में उसका जो है कि वजन घट जाता है, तो ऐसी दशा में उन्होंने बताया था कि जो उद्योग होगा वो कच्ची सामग्री की ओर होगा और पदार्थ सूचकांक अगर कम है तो वह बाजार की ओर आकर्षित होता है, अर्थात उद्योग को हम बाजार के पास लगाते हैं। और पांचवा पॉइंट इन्होंने निष्कर्ष रूप में कहा कि उद्योग पर श्रम लागत या केंद्रीकरण का भी प्रभाव पड़ता है। इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में परिवहन लागत को इन्होंने ज्यादा जोड़ दिया था, लेकिन ये निष्कर्ष रूप में ये पहुंचते हैं और कहते हैं कि नहीं, श्रम लागत और केंद्रीकरण का भी प्रभाव उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये था वेबर के सिद्धांत की व्याख्या, उनके निष्कर्ष रूप में उनके परिवहन लागत, श्रम लागत और एकत्रीकरण के प्रभाव के बारे में बातें। अब इनकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। आलोचनाएं आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके सिद्धांत की थोड़ी बहुत आलोचनाएं भी होती हैं, बशर्ते इनका सिद्धांत बहुत ही अच्छा था। वेबर के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, और जो पहली आलोचना होती है इस संदर्भ में होती है कि क्षेत्रीय विस्तार वाली कच्ची सामग्री पर विचार नहीं किया है। पूरे सिद्धांत में वेबर महोदय ने बताया है ऐसी कच्ची सामग्रियों का जिक्र किया है जो किसी स्थान विशेष में पाई जाती हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कुछ ऐसी भी कच्ची सामग्रियां होती हैं जो विस्तृत क्षेत्र पर पाई जाती हैं, जैसे कृषि उत्पादन हो गया या वन हो गया, आपके ये विस्तृत क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो इनकी व्याख्या करने के लिए यह सिद्धांत सही साबित नहीं होता है। दूसरी आलोचना होती है कि केवल परिवहन लागत पर ध्यान दिया है, उत्पादन प्रक्रिया पर लागत नहीं है।
वेबर महोदय ने पूरे सिद्धांत में केवल परिवहन लागत पर ध्यान दिया कि कहां पर परिवहन लागत कम लग रहा है वहां पर उद्योग को स्थापित करने की बात किया है, जबकि इन बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कहां पर उद्योग लगाने में हमें जो है कि कम लागत लगानी पड़ रही है या उत्पादन प्रक्रिया में कम लागत लग रही है। तीसरी आलोचना इनकी होती है कि वास्तव में दूरी के अनुपात में परिवहन व्यय घटता है। उन्होंने बताया था कि जो परिवहन व्यय होता है वो भार व दूरी के अनुपात में बढ़ता है, जबकि वास्तविकता ये है या वास्तव में दूरी के अनुपात में परिवहन व्यय घटता है। जैसे किसी वस्तु को अगर 500 किलोमीटर तक अगर भेजना है और 500 अगर भाड़ा लग रहा है, तो अगर उसी वस्तु को अगर हम 1000 किलोमीटर तक भेजते हैं तो भाड़ा 1000 न लग करके बल्कि 600 या 700 लगता है, अर्थात एवरेज में भाड़ा क्या होता है, घटता है आपके। और चौथी आलोचना की गई कि न्यूनतम लागत को अधिक लाभ का बिंदु बताया, जबकि उपभोग केंद्र स्थिर नहीं होते हैं। उन्होंने कहा था कि उद्योग वहां पर स्थापित हो जहां पर न्यूनतम परिवहन लागत हो आपके, जबकि उपभोग क्या होते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं। कोई नए उपभोग केंद्र भी बन सकते हैं, अर्थात कोई नई मार्केट बन सकती है, कोई नया नगर बन सकता है, या किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के स्थापित हो जाने के बाद वहां पर लोगों का जो है कि केंद्रीकरण होने लगता है, तो इस दिशा में उपभोग केंद्र हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए इनका सिद्धांत जो है किसी एक अस्थायी उपभोग केंद्र को आधार बना करके किया गया है, न कि परिवर्तित आधार उपभोग केंद्र को आधार बना करके किया गया है। धन्यवाद।